हेलो दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भारत में यूरोपियों का आगमन को विस्तार से समझेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी पीवाईक्यू से उठाया गया है और ये 72nd बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी घटना से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, यदि हम इस इतिहास की इस प्रक्रिया को समझे तो पाएंगे कि यूरोपीय शक्तियाँ जो थी वो शुरुआत में केवल व्यापार करने के लिए भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति और क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। और इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यूरोपियों का जो भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। भारत में यूरोपियों के आगमन की कहानी वास्तव में समुद्र मार्ग की खोज से शुरू होती है। मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच मुख्यतः व्यापार जो था वो स्थलीय मार्गों से होता था, जिन पर अरब और तुर्क व्यापारियों का नियंत्रण था। यूरोप के देशों को भारत के मसाले, रेशम, कपास और बहुमूल्य वस्तुएं अत्यंत आकर्षित करती थी, लेकिन इन वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक होती थी क्योंकि बीच में कई व्यापारी होते थे, और इसी कारण यूरोप के देशों ने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके कालीकट, वर्तमान कोझिकोड के तट पर पहुंचा। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे जो भी डिटेल है। तो 1498 वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके कालीकट के तट पर पहुंचा था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी से भारत और यूरोपियों के बीच सीधा समुद्री मार्ग जो था वो स्थापित हो गया था, यानी समुद्री संपर्क स्थापित हो गया था, और इसी से भारत में यूरोपियों के आगमन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब बात करते हैं भारत में आने वाली प्रमुख जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके बारे में। वास्को डी गामा के आगमन के बाद कई यूरोपीय शक्तियाँ भारत आई। इनमें मुख्य रूप से 5 शामिल है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश। और ये सभी शक्तियाँ शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन समय के साथ इनके बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी शुरू हुआ। अब हम इन यूरोपीय शक्तियों के आगमन को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेनमार्क का भारत में आगमन, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। डेनमार्क ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसे डेनिश ईस्ट एशियाटिक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम डेनिश एशियाटिक कंपनी भी है, और इस कंपनी का उद्देश्य भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। 1620 में डेनिश व्यापारियों ने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास त्रांकवे बार 1620 में डेनिश व्यापारियों ने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास त्रांकवे बार में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। तो ध्यान रखना है, पहली डेनिश फैक्ट्री श्रीरामपुर वास्तव में डेनिशों का जो था वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि डेनिशों ने बंगाल क्षेत्र में भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने कोलकाता के पास श्रीरामपुर में अपनी प्रमुख बस्ती स्थापित की। इसलिए श्रीरामपुर जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेनिश केंद्र बन जाता है। हालांकि डेनिश व्यापार भारत में कभी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। डेनिशों की पहचान व्यापार से अधिक मिशनरी गतिविधियों के कारण होती है। उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और शिक्षा संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जब डेनिश व्यापार कमजोर हो गया तो उन्होंने अपनी सभी भारतीय बस्तियां 1845 में ब्रिटिश सरकार को बेच दी। इस प्रकार भारत में डेनिश शक्ति का अंत हो गया। तो ध्यान रखना, 1845 में सभी बस्तियां जो थी वो ब्रिटिशों को बेच दी गई। अब बात करते हैं, जब विभिन्न यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने लगी तो उनके बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गए, और इन शक्तियों के बीच मुख्य संघर्ष अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। समय के साथ यह प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई कि यह युद्धों में बदल गई, जिनका परिणाम अंततः अंग्रेजों की विजय के रूप में सामने आया।
अब प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेज ही क्यों सफल हुए जबकि अन्य यूरोपीय कंपनियां असफल हो गई। इसका उत्तर हमें कई महत्वपूर्ण कारणों से मिलता है। अब बात करते हैं अन्य यूरोपीय पर अंग्रेजियों की सफलता के कारण, मतलब उसको डिटेल में समझते हैं हम। व्यापारिक कंपनियों की बेहतर संरचना। अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारण था उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक जो संरचना थी वो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था और इन डायरेक्टर्स का चुनाव हर वर्ष होता था और कंपनी के शेयरधारकों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। इससे कंपनी का संचालन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना। ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। ब्रिटेन ने कई महत्वपूर्ण समुद्री युद्धों में विजय प्राप्त की, जैसे स्पेनिश आर्माडा की हार 1588 में, बैटल ऑफ ट्रैफलगर 1805। इन जीतों के कारण ब्रिटेन ने समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इससे उन्हें भारत के साथ व्यापार और सैन्य गतिविधियों में बहुत लाभ मिला। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का लाभ। अंग्रेजों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रांति भी था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय औद्योगिक विकास में सबसे आगे था। इससे उन्हें कई क्षेत्रों में लाभ मिला। वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, धातु कर्म तकनीकी में सुधार हुआ, भाप इंजन का उपयोग शुरू हो गया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। और इन सभी कारणों से ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। ब्रिटेन सेना अत्यंत अनुशासित और प्रशिक्षित थी। उनके सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे और उनके कमांडर कुशल रणनीतिकार थे। इस कारण कई बार ऐसा हुआ कि कम संख्या में होने के बावजूद ब्रिटिश सेना ने बड़ी भारतीय सेना को पराजित करने में सफलता हासिल कर ली। अंग्रेजों की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता थी, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में राजनीतिक संकट चल रहे थे। उदाहरण के लिए फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 चल रहा था और नेपोलियनिक वॉर्स भी चल रहे थे। जैसी घटनाओं ने जो फ्रांस की शक्ति थी उसको कमजोर कर दिया था। इसके विपरीत ब्रिटेन की जो सरकार थी वो स्थिर और अस्थायी तथा प्रभावी थी। स्पेन और पुर्तगाल की तुलना में जो अंग्रेज थे वो धर्म प्रचार के प्रति कम आक्रामक थे, क्योंकि वो धर्म प्रचार में कम उत्साह दिखाए। उन्होंने भारत में मुख्य रूप से व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण पर ध्यान दिया। इससे भारतीय समाज में उनके प्रति विरोध अपेक्षाकृत कम हुआ। ऋण बाजार का उपयोग। ब्रिटेन ने अपने युद्धों और व्यापार को वित्त पोषित करने के लिए ऋण बाजार का प्रभावी उपयोग किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के माध्यम से उन्होंने बड़ी मात्रा में धन जुटाया। इससे ब्रिटेन को लंबे समय तक युद्ध करने और अपनी व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता मिली। तो आपको ध्यान रखना कि अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण क्या थे? शक्तिशाली नौसेना, औद्योगिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य अनुशासन, मजबूत कंपनी प्रशासन। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया और लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। दोस्तों, यदि हम पूरे विषय को समग्र रूप से देखें तो स्पष्ट होता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण और औपनिवेशिक शासन में बदल गई। अंततः अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक शक्ति, आर्थिक संसाधनों, सैन्य अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता के कारण अन्य सभी यूरोपीय शक्तियों को पीछे छोड़ दिया और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यही वह प्रक्रिया थी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के इतिहास को प्रभावित किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में और अंग्रेजों की सफलता के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और बाकी जो इससे रिलेटेड डेटा है इसको हम आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी था कि कौन कंपनी पहले आई थी, कौन से कहाँ पे मतलब अपना कंपनियाँ स्थापित किए थे, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, अगर ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।